हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन और हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की 4th यूनिट पे हम लोग हैं। हम लोगों ने पिछले वीक में 4th यूनिट के कुछ टॉपिक्स के बारे में देखा था। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा 4th यूनिट है वो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, से सॉरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर पढ़ाने का जो पर्पज़ है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो कि हमें ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से हम अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है तो हम उस नॉलेज का यूज़ करके किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करें जिसमें कोई भी एरर ना हो। दोस्तों हमने कई सारी चीज़ें अभी तक देखी हैं अपने इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में। हम लोग चौथी यूनिट पे चल रहे हैं। पहली यूनिट पे दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन-कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या-क्या हैं और किस तरीके से हम उनको प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दोस्तों ये बताने का मकसद बस इतना था कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो हमें ये पहले समझना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, उनको किस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है? क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं से स्टार्ट करते हैं और एक-एक स्टेप आगे जाते हैं। जैसे-जैसे हम एक-एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नई-नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम रिज़ॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके। अब दोस्तों अगर हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है, आपका इनहेरिटेंस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो हम सही जगह पे सही कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों फर्स्ट यूनिट में ये बताया गया कि किस तरीके से कौन-कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर यूज़ होते हैं और किस तरीके से मतलब कि उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जब दोस्तों हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया था तो हमने ये देखा था कि अब अगर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज है, तो अगर हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले कितनी सारी चीज़ों को हमें एनालाइज़ करना पड़ता है, फिर हम डिज़ाइनिंग फेज़ पे आते हैं। तो दोस्तों सेकंड यूनिट में हम लोग यूएमएल के बारे में पढ़ रहे थे यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि हमें एक वे प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है तो डेवलप करने से पहले जो हम एक मेंटल लेआउट अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। दो तरीके के हमने यूएमएल डायग्राम पढ़े थे। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा दोस्तों आपका बिहेवियरल डायग्राम। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में जिस तरीके से आपने देखा कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, तो इन डायग्राम्स का जो मेन फोकस क्या था कि वो पर्टिकुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट होगा, कैसा दिखेगा, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, उस हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज फाइल्स होंगी, ये सारी चीज़ों की डिटेल हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम को क्रिएट करने से पता चल जाती थी। लेकिन दोस्तों जब स्ट्रक्चरल डायग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं तो हम उस स्ट्रक्चरल डायग्राम के बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे डायग्राम देखे हैं आपका कोलैबोरेशन डायग्राम, टाइम डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और भी बहुत सारे डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बहुत सारे डायग्राम्स हम लोगों ने देखे तो इसका जो मेन फोकस क्या था वो यही था कि हम अलग-अलग एंगल से पर्टिकुलर किसी सिस्टम को एनालाइज करते हैं ताकि बारीक से बारीक चीज़ों को हम समझ सकें और अगर कुछ गलतियां हों या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे चेंजेस कर सकें। ओवरऑल हम अपने मेंटल लेआउट को एक ड्रॉ करने के लिए हम यूएमएल का यूज़ करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग तीसरी यूनिट में आए और तीसरी यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पहले एनालिसिस करते हैं, फिर जो हम एनालिसिस कर लेते हैं यानी कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहने को ये एक चीजें हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपस में डिस्टिंग्विश भी हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की हम बात करते थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या होता था कि वो पर्टिकुलर जो है जो भी हमारा सिस्टम है जिसको हमें क्रिएट करना है, हम जो एनालिसिस करते हैं, जो मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आ जाता है। जब हम दोस्तों एक बार एनालिसिस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन उसके बाद से जो हमारा दूसरा फोकस होता है, वो दूसरा फोकस होता है हमारा उसकी डिजाइनिंग की तरफ, जो कि यूएमएल की हेल्प से हम डिजाइन करते हैं। और दोस्तों जब एक बार डिजाइनिंग फेज भी कंप्लीट हो जाता है, देन हम क्या करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे एक चीज और डिस्कस की थी कि जो जैसा हम डिजाइन करते हैं वैसा ही इंप्लीमेंट, एग्जैक्ट वैसा ही इंप्लीमेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत दिक्कतें जो इंप्लीमेंट करने में आ रही हैं, ठीक है ना, तो उस इम्प्लीमेंटेशन या फिर हम ये कहें कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है कि जो हमने डिजाइन किया है और जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। तो हम मोस्टली हमारा ये मोटो रहता है कि हम उनके बीच के गैप को जो है जितना कम से कम हो सके उतना कर सके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, ये होता है। उसके बाद से दोस्तों हमने देखा था कि थर्ड यूनिट के अंदर कि अगर हमने डिजाइन को क्रिएट किया है तो हम डिजाइन को ऑप्टिमाइज भी करते हैं, ताकि हम दोबारा से उसको एनालाइज करके ये देख सकें कि क्या कुछ चीजें रिप्लेस करने से हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, मेमोरी स्पेस कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीजों को भी हम ध्यान में देखते हैं। साथ में हमने डिजाइन एल्गोरिथम डिजाइन के बारे में भी देखा था कि अगर हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं पर्टिकुलर किसी सिस्टम के लिए, तो हमें किन किन चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारी तीसरी यूनिट खत्म हो गई, हम चौथी यूनिट में आ गए थे। तो चौथी यूनिट में चूंकि हम बात कर रहे थे कि हम सी प्लस प्लस के बारे में, ये चौथी यूनिट है हमारी कि सी प्लस प्लस क्या है, किस तरीके से वर्क होता है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों सी प्लस प्लस में हमने अभी तक जो देखा उसमें ये देखा कि सी प्लस प्लस एक पहले हम लोग सी प्लस प्लस को सी विथ क्लासेस कहते थे, आगे चल के हम इसको सी प्लस प्लस कहने लगे। सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी को भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट तो करती है, लेकिन प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कही जाती। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो हमने अभी तक देखा था कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये हमारे सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर था कि हेडर फाइल्स होती थी, इंट मेन फंक्शन होता था और फिर फंक्शन बॉडी होती थी। ठीक है, उसके बाद हमने नेम स्पेस के ऊपर आए थे और हमने नेम स्पेस को डिस्कस किया था कि नेम स्पेस बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो हमें पता चला था कि कई सारे नेम्स का सेट होता है जो प्री डिफाइंड होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर उस नेम के सेट को अगर हमें नीचे फंक्शन बॉडी फंक्शन मेन फंक्शन बॉडी में अगर यूज करना होता है, तो हमें नेम स्पेस को ऊपर लिखना होता है, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि पर्टिकुलर नेम किस फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज नेम स्पेस की ये थी कि अगर हम एक से ज्यादा फंक्शन सेम नाम से ही बनाते हैं, तो नेम स्पेस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उन पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में या ऑब्जेक्ट या क्लासेस के बारे में रखता है जो कि सेम नेम से हैं, ताकि वो जब भी कॉल हो फंक्शन को तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि अगर तीन फंक्शन का नाम सेम है तो तीनों में से किस फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है दोस्तों। तो होप सो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी और आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आ गई हो। हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमारा था नेस्टेड नेम स्पेस, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम नेस्टेड नेम स्पेस को क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड का जो मेन मोटो होता है, या नेस्टेड हम कहते किसे हैं, कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं, स्विच के अंदर स्विच लगाते हैं, तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम नेम स्पेस की बात कर रहे हैं और नेस्टेड नेम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम नेम स्पेस के अंदर दूसरा नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कोड के थ्रू आपको दिखाया था
कि ये अगर आप देखें कि हमने पहला नेम स्पेस करके नेम लिखा, फिर उसका डिक्लेरेशन किया, फिर उसके बाद से दूसरा नेम स्पेस लिख के एक फंक्शन लिखा, उसका डिक्लेरेशन किया, और देखिए ये कर्ली ब्रैकेट इसका यहाँ पे क्लोज हुआ और इस वाले का जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि मतलब कि नेम स्पेस जो है ये बता रहा है कि किस तरीके से हम अगर हम नेस्टेड नेम स्पेस का यूज करते हैं तो किस तरीके से हम उसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होप सो आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ गई हूँ। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आइडेंटिफायर, सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफायर नाम से ही ये बता रहा है। मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताई है कि हेडिंग अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगता है। नेम चूज करना किसी भी चीज का एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर हम किसी भी थिंग का अगर नेम चूज करते हैं तो नेम ऐसा चूज होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर ये बता सके, उस नेम को पढ़ते ही लोग समझ सके कि इसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिए इस हेडिंग में भी लिखा हुआ है सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स जो मैंने इस टॉपिक का नेम रखा है, तो इससे ये पता चलता है कि सी प्लस प्लस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता होगा चीजों को। ठीक है ना, तो आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें, जैसे लिखा है ऑल सी प्लस प्लस वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम। ठीक है ना, यानी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो किसके थ्रू आइडेंटिफाइड होते हैं, वो आइडेंटिफाइड होते हैं यूनिक नेम के। यानी कि हम जितने भी वेरिएबल लेते हैं उनका नेम यूनिक रखते हैं, ताकि उनको जब भी हम वेरिएबल को कॉल करें तो वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सके दोस्तों। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, यानी कि जो यूनिक नेम हम चूज कर रहे हैं उस यूनिक नेम को ही हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई, शॉर्ट नेम भी हो सकता है, और डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक एज, सम, लाइक एज, सम और टोटल वैल्यू। यानी कि सबसे पहली चीज तो सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो जो वेरिएबल्स का हम यूनिक नेम लेते हैं उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये जो यूनिक नेम यानी कि ये जो आइडेंटिफायर है ये शॉर्ट नेम भी हो सकता है जस्ट लाइक एक्स वाई, या फिर हम इसको डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब कि वो नेम जिसके अंदर कुछ डिफिनीशन निकल रही है, जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है ना, तो जैसे कि एज, आपका सम, आपका टोटल वैल्यूम। तो एज की बात करें तो ये इससे एक मीनिंग निकल रही है कि ये एज के बारे में पर्टिकुलर पॉइंट कर रहा है। सम की बात करें तो जैसा कि इसमें भी एक मीनिंग निकल रही है कि ये ऐड करने के बारे में बात कर रहा है। और अगर टोटल वैल्यूम की बात करें तो ये भी एक मीनिंग निकल रही है जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे टोटल वैल्यूम आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिफायर एक्चुअल में है क्या, एक यूनिक नेम जो वेरिएबल को असाइन किया जाता है, और जो कि शॉर्ट भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। आगे देखते हैं, नोट, it is recommended to use descriptive names in order to create understandable and maintainable code। ठीक है ना, कि जो डिस्क्रिप्टिव नेम है इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड, यानी कि वो समझने लायक हो और कोड उसका आसानी से मेंटेन करने लायक हो। तो आइए देखते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा इंट, हमने यहाँ क्या लिखा देखो, इंट। ठीक है ना, अब इंट के बाद जो मैंने ये चीज लिखी, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, हमने इंट लिखा दोस्तों। ये इंट जो है ये एक्चुअली में क्या है, डाटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, जो कि केवल इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यानी इंटीजर वैल्यू की बात करें तो 0 1 2 3 etc। ठीक है,
और अगर हम बात करें मिनट्स पर हावर, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम, ठीक है ना। तो बात समझिएगा, हम जब भी कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसके डाटा टाइप को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब भी हम कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं तो हम उसके डाटा टाइप को दोस्तों डिफाइन करते हैं, और वो डाटा टाइप जो हम डिफाइन करते हैं वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। और उसके साथ जो हम वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि वो जो वेरिएबल नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे मिनट पर हावर लिखा हुआ है, तो ये जो मिनट पर हावर वेरिएबल नेम है ये इंटीजर टाइप का है, और चूंकि ये इंटीजर टाइप का है तो ये केवल इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 60, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों एक इंटीजर वैल्यू है। ये होप सो आपको समझ में आ गया हो। ओके, बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एम एक्चुअल इज। लेकिन अगर हम इसी चीज को दोस्तों, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है इंट, इंट तो आपका डाटा टाइप ही हो गया, लेकिन अगर हम एम लिख दें है और उसकी जगह 60 लिख दें, ठीक है ना, तो अब देखिए मिनट पर हावर एक डिस्क्रिप्टिव नेम है। कौन सा नेम है डिस्क्रिप्टिव नेम, और डिस्क्रिप्टिव नेम होने के नाते कोई भी बंदा अगर इस वेरिएबल को देखता है तो वो समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो ये क्या चीज होल्ड करता होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी मैं इस मिनट पर हावर को एक शॉर्ट नेम में लिख दूं, और शॉर्ट नेम जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम, ठीक है ना। तो अब काम ये भी वही करेगा जो कि ये कर रहा है, यानी मिनट पर हावर जो काम कर रहा है वही सेम काम एम भी कर रहा है, दोनों वेरिएबल नेम भी है, ठीक है ना। लेकिन जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात क्या है कि यहां पे जो एम है दोस्तों, ठीक है ना, इस एम को ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी इसकी कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकल रही, कोई मीनिंग नहीं निकल रही। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वेरिएबल को अगर कोड में कोई बंदा देखता है तो वो ये नहीं, उसको समझने में काफी टाइम लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर एम किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मिनट पर हावर लिख रहे हैं तो अगर वो बंदा देख रहा है तो उसको वो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो भी आपका वेरिएबल है ये किस चीज को होल्ड करेगा या इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस दोनों थिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस लाइन की बात करें तो इसमें जो आपका वेरिएबल नेम है वो क्या है डिस्क्रिप्टिव है, क्या है डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें जो वेरिएबल नेम है वो आपका क्या है शॉर्ट नेम है। तो ये एक अच्छा आइडेंटिफायर नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा आइडेंटिफायर कहा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए दोस्तों हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम आइडेंटिफायर, जैसा कि यूनिक नेम है वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि आसानी से आइडेंटिफाई भी हो सके और उसकी मीनिंग को भी आसानी से समझा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है दोस्तों यूनिक नेम की, ठीक है ना। जैसा कि बात किया कि अब जैसे यहाँ पे बात हो रही थी अभी तक कि भाई वेरिएबल नेम की, ठीक है ना, ये वेरिएबल नेम की बात हो रही थी। तो अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि हम वेरिएबल नेम कौन कौन सा ले सकते हैं, क्या कुछ भी वेरिएबल नेम चलेगा, कोई भी सिंबल लिख दें तो क्या वो एज अ वेरिएबल नेम काउंट होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल नेम अपने आप में उसको भी लिखने के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसके अलावा अगर हम कुछ भी और लिखते हैं तो कंपाइलर उसको एज अ एरर शो करता है, वो उसको कंटेन या फिर अडॉप्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स को हम या फिर किस तरीके से हम वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं,
या वेरिएबल नेम लिखने के रूल एंड रेगुलेशन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं कि वेरिएबल नेम को लिखने के रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज की जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम ऑफ वेरिएबल यूनिक आइडेंटिफायर आर, ठीक है ना। तो देखें कि कौन तरीका क्या है वेरिएबल नेम को लिखने का, जिस ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो लिखा है नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी कि जो वेरिएबल नेम है वहां पे हम लेटर लिख सकते हैं, वो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, वो स्मॉल लेटर भी हो सकता है, और वो एक नंबर भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर सिंबल की बात करें तो वो एक अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि वेरिएबल नेम हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं, डिजिट भी ले सकते हैं, और स्पेशल सिंबल की बात करें तो अंडरस्कोर को हम एज अ वेरिएबल नेम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल हमें क्या कह रहा है कि नेम मस्ट बीइंग विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है ना। यानी कि हमें अभी तक पता था कि हम वेरिएबल नेम में लेटर भी ले सकते हैं, लेटर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है ना, नंबर भी हो सकता है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। लेकिन जो ये हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा, यानी कि अगर वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव भी होता है जैसे कि मिनट पर हावर, ठीक है ना, तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव भी हम लिखते हैं तो यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा कि जो सबसे पहला लेटर होगा, जो सबसे पहला वेरिएबल मतलब वेरिएबल नेम में जो सबसे पहला पॉइंट होगा या लेटर होगा, वो या तो कैरेक्टर हो सकता है, या तो लेटर या कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। या फिर हम वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो चीजें हैं दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको बताई, कि जो हमारा वेरिएबल नेम है, जो दो पॉइंट अभी तक आपने देखा, तो इस दो पॉइंट को देख के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि या तो हमारा वेरिएबल नेम लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है, यानी तीनों का यूज करके हम वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं। अगर हम वेरिएबल नेम अगर लिखना शुरू करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो हम स्टार्टिंग या तो हमेशा लेटर से करेंगे, वो लेटर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और या तो हम स्टार्टिंग स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसके अलावा कोई और चीज, यानी अगर आपने नंबर से 1 से, या जैसे कि लिखा हुआ है कि डिजिट जो है वो भी वेरिएबल या फिर कहें कि वेरिएबल नेम में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर वेरिएबल नेम लिखते हैं कि 1 a b, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वहीं हम लिखते हैं ab1, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो बहुत सारे वेरिएबल नेम हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करता हूं। अब तीसरा देखें तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव, माई बार एंड माई बार आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। यानी कि हम एक ही नेम अलग अलग वेरिएबल को दे सकते हैं, लेकिन केस सेंसिटिव होना चाहिए। यानी हमने एक वेरिएबल को अगर ए दिया है, तो दूसरे वेरिएबल को हम ए के रूप में डिफाइन करें तो ये करेक्ट माना जाएगा, यानी कि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों गलत नहीं है, ये दोनों के दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा पॉइंट भी होप सो आपको समझ में आएगा कि नेम स्पेस आर सेंसिटिव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है ना। यानी कि हम लेटर को चेंज करके, लेटर के को कैपिटल या स्मॉल लेटर भी लिख के हम दो वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं नेम। तीसरी दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है,
तो अगर दोस्तों हम तीसरे की बात करें, तो जैसा कि तीसरा हमारा लिखा हुआ है कि नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्केप्स और स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये लाइन हमें बता रही है, देखिए दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर या वाइट स्पेस में केवल एक ही चीज यूज होती है और वो होती है वेरिएबल नेम के अंदर। ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर या फिर वाइट स्पेस की बात करें तो केवल एक ही चीज वेरिएबल नेम के अंदर मानी जाती है, और वो एक चीज क्या होती है आपकी, या वो एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है आपका, अंडर स्कोर। क्या होता है, अंडर स्कोर, नॉट डैश नहीं, अंडर स्कोर। क्या, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये स्पेशल कैरेक्टर लिया, ये लिया, ये लिया, या कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर लिया, तो वो कंपाइलर उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, वो उसको एरर शो करेगा, क्योंकि और कोई सिंबल वेरिएबल नेम में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। उसके बाद से जो लास्ट वेरिएबल नेम लिखने का जो लास्ट रूल है, वो लास्ट रूल क्या है, देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिसीव्ड वर्ड लाइक सी प्लस प्लस की वर्ड सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। यानी कि दोस्तों जो वर्ड, यानी मैं बात करूं कि जो भी सिंबल पहले से, जो भी सिंबल अगर पहले से यूज मतलब कि जब प्रोग्रामिंग बनाई जा रही थी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया जा रहा था, तो कुछ चीजें पहले से ही प्री डिफाइन कर दी गई थी कि इनका मतलब इनसे कुछ ये कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो जैसे कि सी कीवर्ड में जैसे कि कीवर्ड्स जो होते हैं कुल मिला जुला के वो उनको हम कीवर्ड कहते हैं। उन सारी चीजों को हम कीवर्ड कहते हैं जो प्रोग्रामिंग डिजाइन करते समय ही प्रीफिक्स कर दिया गया था, तो उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि इंट है, ये भी एक आपका कीवर्ड है, कैरेक्टर ये भी आपका एक कीवर्ड है, डबल आपका एक कीवर्ड है। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं दोस्तों, हम उनको जो है वेरिएबल नेम में काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। जितने भी आपके कैरेक्टर हैं, उस किसी कैरेक्टर को हम एज अ वेरिएबल नेम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो, अब मैं कुछ वेरिएबल नेम लिखता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं पहला लिखता हूं अंडर स्कोर A1, दूसरा लिखता हूं A अंडर स्कोर कैपिटल A1, तीसरा नेम लिख देता हूं 1A, चौथा लिख देता हूं B@C। ठीक है। और एक और लिख देता हूं कि स्टार C_A, या फिर मैं लिख दूं कि C#A, या फिर CA_। ठीक है ना। तो इतने सारे मैंने वेरिएबल नेम दोस्तों आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि कौन सा वेरिएबल नेम इसमें सही है और कौन सा वेरिएबल नेम इसमें गलत है, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम इसको देखें तो ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये वेरिएबल नेम सही है इस रूल के अकॉर्डिंग कि अंडर स्कोर या लेटर हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो ये भी सही है वेरिएबल नेम, क्योंकि हम स्टार्टिंग लेटर से कर सकते हैं। बात अगर हम इसकी करें तो ये वेरिएबल नेम आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये वेरिएबल नेम आपका रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो 1 से की है, और हमें पता है कि केवल स्टार्टिंग जो है, अगर आप सेकंड रूल को देख रहे हैं तो हमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि हम स्टार्टिंग केवल लेटर या अंडर स्कोर से कर सकते हैं। बात करें चौथे वाले की भी, तो ये भी आपका रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ हम स्पेशल सिंबल में केवल अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चौथे वाले पॉइंट को अगर आप देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अंडर स्कोर में केवल और केवल हम लिख सकते हैं, इन स्पेशल कैरेक्टर में केवल अंडर स्कोर ले सकते हैं
और इसके अलावा हम और कोई स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वही सेम चीज की अंडरस्कोर ही केवल स्पेशल सिंबल में होगा, पहली चीज, और स्टार्टिंग इसकी केवल कैरेक्टर से हो सकती है या फिर अंडरस्कोर से, तो ये भी आपका वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। बात अगर हम इसकी करें तो ये भी वेरिएबल नेम आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्पेशल सिंबल लिया गया है वो अंडरस्कोर की जगह कुछ और लिया गया है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम इस वाले की, तो ये आपका करेक्ट नेम है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर से स्टार्ट किया गया है और बाकी जो भी लिया गया है अंडरस्कोर चाहे स्मॉल है, ये सब एज अ वेरिएबल नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब ये सारी चीजें हम एज अ वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें इंट की, तो जैसा कि हमारा सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हम किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि कीवर्ड पहले से प्रीफिक्स वर्ड हैं जो कि प्रोग्रामिंग में पहले से रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम कभी भी किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, इसलिए इंट चूंकि एक हमारा कीवर्ड है, इसलिए हम इसे भी वेरिएबल नेम में नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो केवल यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे ये 3, यही 3 ऐसे हैं जो आपके वेरिएबल नेम के रूप में लिखे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम को कैसे लिखा जा सकता है, यानी आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल का यूनिक नेम, जो कि शॉर्ट भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि अगर वेरिएबल नेम को हमें लिखना है तो हमें किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा और किस तरीके से हम वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।